दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देखते होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते होंगे। मैं संजय सर फिर से आया हूँ क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट लेकर के उसको आगे कंटिन्यू करते हुए। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इसके बाद हम जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों को क्लासिफाई हम लोगों ने दो आधारों पे किया हुआ है। ठीक है, पहला आधार है कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था का मतलब कि कण किस प्रकार के कण कहाँ कहाँ व्यवस्थित हैं। इसमें दो टाइप आते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस आता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस आता है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में ऐसे हीरा ग्रेफाइट इसके एग्जाम्पल में है, और भी हो सकते हैं। और इसमें जो है कि कांच, प्लास्टिक, ये सब आप इसमें दूध से बने हुए जैसे मक्खन वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम क्रिस्टलीय ठोस में कैसे आते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा उसको भी बताते चलते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में ऐसे क्रिस्टल्स आते हैं, ठोस क्रिस्टल्स आते हैं जिसमें कि जो उसके कण हैं, उस क्रिस्टल के कण हैं, वो कण बहुत ही ऑर्डर में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रहते हैं। यदि हम लोग थोड़े से ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा होता है। और ये आपके परमाणु हैं। ठीक है, ठीक इसी परमाणु के नीचे जो है कि एक दूसरा परमाणु भी होगा। इसके अलग अलग परमाणुओं का जो आपस में स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये वाला परमाणु आपका आकर के इसके साथ, नीचे वाला आपका इसके साथ, ये वाला जो है कि नीचे वाले के साथ, ये वाला इसके साथ। यदि इसका ये वाला व्यू देखेंगे तो और क्लियर होगा आपको। जैसा देखिए दिखा रहे हैं, ये बना आपका ग्रेफाइट। ठीक है, ये एक निश्चित ऑर्डर में, ये ऐसे जैसा पैटर्न मैंने अभी भी बनाया आपके सामने, यही सेम पैटर्न आपको आगे मिलेगा। ठीक है, ये वाला इसके साथ जुड़ा होगा, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये जो है कि यहाँ जो परमाणु होगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये परमाणु इसके साथ, ये वाला इसके साथ। इस तरीके का स्ट्रक्चर एक सीक्वेंस में ऐसा ही, फिर इसके नीचे ऊपर दाएं बाएं इस तरीके से एक निश्चित ऑर्डर में परमाणुओं को व्यवस्थित क्रम में जो ठोस रहते हैं, जिस ठोस में इस तरीके से परमाणु बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, वो आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसमें हीरा है, ग्रेफाइट है। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस जैसे कि कांच होते तो ठोस ऐसे ही हैं, वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसमें जो परमाणुओं की स्थिति होती है वो एक ऑर्डर में नहीं होती है, वो रैंडमली होती है, कहीं भी हो सकता है। जैसे हमने कह दिया कि अभी ये तो सीक्वेंस में दिख रहा है, हमने कहा ये एक स्ट्रक्चर है, चलिए, और इसी के साथ जो है कि एक ऑर्डर में ऐसे आके ऐसे मिल गया, यहाँ से ऐसे ऐसे मिल गया, ये कोनों पे जो है आपके इसके परमाणु पड़े हुए हैं। ठीक है, तो कोई एक निश्चित पैटर्न आपको इसमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, हो सकता है यहाँ से होकर के ये ऐसे मिला हो। तो यहाँ पर कोई एक निश्चित पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है, कहीं से भी परमाणु जो है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि फिर इसी सेम टाइप का पैटर्न मिलेगा, क्रिस्टलीय में सेम टाइप का पैटर्न मिलेगा, समझ रहे हैं, फिर ऐसे मिलेगा। तो ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है और ये जो है कि अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें एग्जाम्पल के साथ बताया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंतर को भी देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक तरफ हमने लिख लिया क्रिस्टलीय ठोस और एक तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, इसको आप देख लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस में इसकी जो संरचना होती है त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय होती है, और क्या होती है, साथ ही साथ स्तरित भी होती है, मतलब ये दीर्घ पराशरी होते हैं, लंबे चेन बनते हैं, इसमें दीर्घ पराशरी होते हैं। ठीक है, त्रिविमीय और दीर्घ पराशरी के साथ साथ जो है कि जो इसमें होते हैं अक्रिस्टलीय में, ये लघु पराशरी होते हैं। लघु पराशरी का मतलब समझ में आ रहा है ना, लघु पराशरी का मतलब छोटे रेंज में, छोटे छोटे रेंज में ही चले जाते हैं। ठीक है, इसमें एक नियत व्यवस्था होती है, नियत व्यवस्था होती है परमाणुओं के बीच। ठीक है, इसमें अनिश्चित होती है, परमाणुओं की अनिश्चित व्यवस्था होती है।
ठीक है, परमाणुओं की व्यवस्था क्या होती है, अनिश्चित होती है। तीसरा पॉइंट यदि देखें हम लोग, जो है कि गलनांक फिक्स होता है, इसका गलनांक जो है कि निश्चित होता है, इसके गलनांक अनिश्चित होते हैं। जो चीजें होंगी इसमें, सारी चीजें क्रिस्टली वाले में जितनी भी चीजें होंगी वो सब की सब क्या होंगी, निश्चित होंगी, और जो अक्रिस्टली ठोस है उसमें अनिश्चित होंगी। ये डिफरेंस है इसमें। कोई भी आप ले लेंगे, इसमें जैसे विषमदैशिक होता है, ये विषमदैशिक, और ये जो है कि समदैशिक होता है। तो पॉइंट्स जो है कि आप नोट कर लेंगे। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में कोई 3, 4, 5 अंतर बताइए। ठीक है, इनके सतह जो आपको मिलेंगे चिकने मिलेंगे, चिकने सतह, जैसे आपके ग्रेफाइट का है चिकने सतह, इसमें सतह चिकने तो होंगे लेकिन वो जो है कि अनियमित होंगे। चिकने सतह के साथ साथ यहाँ पर नियमितता पाई जाती है, और यहाँ पर चिकने सतह तो होते हैं लेकिन अनियमितता होती है। अनियमितता का मतलब है कि जो मैंने बताया कि परमाणुओं की जो उनकी स्थिति है या कणों की जो उनकी स्थिति है वो अनियमित ढंग से रैंडमली कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। एग्जाम्पल बाकी आपको देख ही रहेंगे, हीरा ग्रेफाइट है, इधर कांच प्लास्टिक मक्खन है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से 5-6 डिफरेंस आपके क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस में लिख लेने हैं ऐसे आपको। ठीक है, बाकी आपको नोट्स तो प्रोवाइड कराया ही जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, लेकिन ये चीजें भी आप अपना नोट कर लीजिएगा जो भी आपको लगे कि नहीं ये सही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए, आपको उसी हिसाब से तैयार भी करना है। फिर उसके बाद है अंतरा आणविक बलों के आधार पर। अंतरा आणविक बलों के आधार पर हमारे जो ठोस होते हैं वो कुल 4 प्रकार के ठोस हैं, जिसमें मैं बता दूं कि जो सहसंयोजक ठोस है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अक्सर पूछा जाता है कि सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस से क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। कम से कम 3 नंबर 2 नंबर में, 2 नंबर एटलीस्ट 2 नंबर में पूछ दिया था टिप्पणी वाला, नहीं तो 1.5 तो पक्का है, मिलेगा मिलेगा, इसमें दो नहीं है। ठीक है, दूसरा अंतरा आणविक बलों के आधार पर, इसमें सबसे पहला है आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं? आणविक ठोस जो है कि ऐसे ठोस जिसमें कि वांडर वाल्स बंध पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। मतलब उसके अणु वांडर वाल्स बंधों द्वारा बने होते हैं। आप जानते हैं कि बंध कई प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध होता है, उप सहसंयोजक बंध होता है, आयनिक बंध होता है, उसी में एक वांडर वाल्स बंध भी होता है, जहां पर कि मैं बता दूं आपको FON फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो वहां पर जो है कि हाइड्रोजन बंध बनता है। और वांडर वाल्स बंध भी बहुत ही वीक बंध है, ये हाइड्रोजन बंध की कंडीशन है। तो यहाँ पर जो है कि आणविक बंध में क्या मिलते हैं, आपके वांडर वाल्स बंध मिलते हैं। तो जिन यौगिकों में वांडर वाल्स बंध उपस्थित होते हैं वो ठोस क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस कहलाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, जिससे एग्जाम्पल में SO3, NH3, HCl ये सब है। ध्रुवीय का मतलब होता है कि पोलराइजेशन, मतलब उनके जो 2 पोल होते हैं, जैसे कि मैंने कहा HCl है आपके पास, HCl है, HCl में 2 पोल साफ साफ आपको निकल के जाते हैं, +H और -Cl, 2 पोल जो बन जाते हैं ये आपका ध्रुवीय आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं। मृदु होते हैं और साथ ही साथ जो है कि कुचालक होते हैं उष्मा के। ठीक है, दूसरा है अध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं रहता है। पोलराइजेशन का मतलब है कि इसके जो अणु है, जैसे कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये ऐसे अध्रुवीय आणविक ठोस हैं, मतलब ऐसे आणविक ठोस हैं जिसमें कि उसके अणुओं में एक निश्चित पोलराइजेशन का मतलब है कि ध्रुवीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसे ठोस हमारे क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। और हाइड्रोजन आबंधित ठोस, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, हाइड्रोजन बंध का, ऐसे आणविक ठोस जिसमें कि हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। H2O है, HF है। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया आपको कि FON फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तब वहां पे कौन सा बंध बनता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। तो हाइड्रोजन बंध ऐसे अणु, ऐसे ठोस अणु जिसमें कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध कैसे बनता है उसको मैं दिखा दूं, जैसे H2O के मॉलिक्यूल को दिखा दूं, ये आपका H2O है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन से ही अगला बंध बन जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोजन से ऐसे जो क्या करके जुड़ जाएगा ऐसे।
ठीक है, फिर यहाँ से भी जुड़ना होगा तो कोई दूसरा जाकर के जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से HF में भी HF फिर HF फिर HF, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट लाइन से, ये हाइड्रोजन बंध है। तो ऐसे ठोस जो कि जिसमें कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन अबंधित ठोस कहलाते हैं। उसके बाद है आपका सेकेंड नंबर में अंतराणविक बलों के आधार पर सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसमें जो है कि सहसंयोजक बंध आपको मिलता है, सहसंयोजक बंध आपको बहुत, एक नेटवर्क ठोस इसको इसलिए कहते हैं जैसे कि आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों की क्या विशेषता होती है कि ये एक नेटवर्क, एक जाल जैसा बनाते हैं। जैसे मैं कह दूं कि C6H12 है, ठीक है, हेक्सेन, सिंपल हेक्सेन है। तो इस C6H12 को यदि हमको बनाना हो स्ट्रक्चर इसका 6 हो गया, इधर लगा देते हैं, ये 2 4 6। तो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं, है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये एक नेटवर्क बन रहा है, क्या बन रहा है, नेटवर्क। तो नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक, जितने भी ये बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा निर्मित हो रहे हैं, सिंगल एकल बंध, इसलिए इसको सहसंयोजक ठोस। ऐसे जितने भी ठोस होते हैं जिसमें कि सहसंयोजक बंध पाया जाए, जिसमें कि एक लंबी चेन पाई जाए, वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं नेटवर्क ठोस के। इसमें SiO2 भी है, बोरान का, कार्बन का, मतलब एक तरीके से कार्बन फैमिली में जितने भी आते हैं लगभग वो सभी होते हैं। जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आते हैं जिसमें कि आपका सिलिकॉन है, ठीक है, और जर्मेनियम है, इसी में जो है कि आपका कार्बन और बोरान भी आता है। तो सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है SiO2, इसमें आप एग्जांपल में देख रहे हैं ना SiO2, ये भी आपका जो है कि नेटवर्क ठोस बनाता है। SiO2 जैसे ये Si है, एक O इधर एक O इधर, अब दूसरा जो बनेगा Si, फिर एक O इधर एक O इधर, ठीक है, फिर यहाँ से Si एक O ये ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन Si, फिर इधर ऑक्सीजन, फिर ये Si, फिर बीच में ऑक्सीजन। इस तरीके से ये ठोस डेवलप होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, एक नेटवर्क बना रहा है ना, एक जाल जैसा बन रहा है। तो ये आपके नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस, जितने भी यौगिक ऐसे हैं जो आयन के रूप में होते हैं, आयन फॉर्म करते हैं, आयन बनाते हैं, वो सभी के सभी यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। और वो जब ठोस में आ जाते हैं तो फिर वो आयनिक ठोस कहलाते हैं। इसमें भी आपके जितने भी धन आयन और ऋण आयन होते हैं, वो सारे धन आयन और ऋण आयन आपके एक निश्चित क्रम में अल्टरनेट, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चलता जाता है। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो आयनिक ठोस कहलाते हैं, बशर्ते वो सिर्फ किस ठोस के रूप में होने चाहिए। जैसे NaCl है ना, तो NaCl का एक क्रिस्टल यदि हम लेते हैं, ये मान लीजिए NaCl है, तो इसमें क्या होता है, एक प्लस होगा, फिर क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। इस तरीके से जो ये ठोस डेवलप हो रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। ये भी विद्युत के कुछ अलग होते हैं समान अवस्था में, लेकिन जब विलयन की अवस्था में जाते हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित आराम से हो जाती है, आप देखते भी हैं, ठीक है। कभी कभी कहीं पे जहाँ अर्थिंग कभी कभी जमीन में देते हैं, वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होती है कि वो विद्युत जो है कि सप्लाई तेज हो जाती है, बल्ब तेजी से जलने लगता है। वजह वही होती है कि वो जो चार्ज होते हैं, जो ये आयंस है ना, प्लस और माइनस चार्ज, ये चार्ज जो है कि उसको जो है कि उसके आवेश की मात्रा को बढ़ा देते हैं। आवेश की मात्रा बढ़ जाने की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में कि I = Q/T होता ही है, Q का मात्रा बढ़ जाएगा, धारा का मान बढ़ जाएगा, उससे उसका बल्ब भी तेजी से जलने लगता है। ये रही आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस, सिंपल से धात्विक, जितने भी धातु आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, जितने भी धातु हैं, वो धातु के अणु भी जो एक निश्चित क्रम में, वो निश्चित क्रम का मतलब है कि कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है उनका, वो किसी भी दिशा में जुड़ेंगे, लेकिन एक ठोस का जब निर्माण करते हैं, धातु जितने भी धातु हैं वो सभी के सभी धात्विक ठोस के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है। तो इतना आप इस टॉपिक में देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण में हमने सारे जितने भी ठोस थे उस ठोसों को अलग अलग आपको बताया। आपको इसके नोट्स भी मिल ही जाएंगे
और इसको आप तैयार कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठोसों के क्लासिफिकेशन पे पूरा क्वेश्चन ही बन जाता है। हो सकता है कि यदि छोटा क्वेश्चन बनेगा तो आपको जो है कि यहाँ से कहीं से बन सकता है कि आणविक ठोस या सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, इससे क्या समझते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल के साथ समझाइए, या क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में अंतर। यदि पूरा वर्गीकरण पूछ देता है तो ये 3 नंबर से कम में नहीं पूछा जाता है। तो इसको आप तैयार कीजिए।